शुभ समाचार में सबसे पहले बात अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हम करेंगे, जिसकी तारीख और जिसके मुहूर्त की तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को बाकायदा न्योता दिया गया और उस न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी बाकायदा जाहिर की। 22 जनवरी की तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला है। न केवल ये दिन बहुत शुभ है, बल्कि जिस घड़ी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है वो भी ज्योतिष के हिसाब से अद्भुत पल है। जाने माने ज्योतिषों और धर्माचार्यों के मशवरे के बाद ही इस तारीख को सुनिश्चित किया गया और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य ने एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का बाकायदा निमंत्रण भी दिया। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने के बाद प्रभु श्री राम के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। मंदिर के काम में अंतिम चरण अब ले रहे हैं वो, और लिहाजा भक्त उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब रामलला मंदिर में विराजेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। अब इंतजार उस लम्हे का है जब रामलला एक बार फिर अयोध्या में अपने स्थायी पते यानी कि राम मंदिर में विराजेंगे। ये तस्वीरें उसी मौके को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों के कवायद से जुड़ी हैं। प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे संपन्न होगा, जिसके यजमान खुद प्रधानमंत्री मोदी होंगे। उन्होंने ट्रस्ट की तरफ से मिले आमंत्रण पर अपनी मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री जी से ट्रस्ट के महासचिव शंपत राय जी, पूजनीय गोविंद देवगिरी जी, उडुपी के स्वामी जी और श्री नृपेंद्र मिश्रा जी का मिलना हुआ। ट्रस्ट के निमंत्रण को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया है। पूरी अयोध्या आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी को औपचारिक रूप से निमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग देने के लिए पहुंचे, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय थे। इस दौरान राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर जारी करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की, जिसमें पीएम ने लिखा, आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मोहर लगने के बाद साधु संतों ने इसे खुशी का विषय बताया। लेकिन जो वाकई में राम राज्य की परिकल्पना किया जाता है कि राम राज्य, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि की भव्य दिव्य भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शांति पूर्वक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने जा रहा है। गर्व की बात है। पूरे देश के लिए शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। आगमन सुनिश्चित हो गया है। भगवान श्री राम की भव्य प्रतिष्ठा होने वाली है। संपूर्ण अयोध्या और पूरे विश्व में निवास करने वाले जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, इस बात के लिए प्रसन्न है। नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को बहुप्रतीक्षित भगवान श्री राम के मंदिर में स्थापित होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम पहले से ही तय है। ये 15 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगा, जिसे काशी के धर्माचार्य संपन्न कराएंगे। ट्रस्ट की ओर से संभावित रूप से कि 15 जनवरी से और 18 जनवरी के बीच रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो मांग किया गया था कि जो शुभ दिन पड़ रहा है उसमें 22 जनवरी पड़ रही है। इसलिए 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के बुलाने का और निमंत्रण दिया गया था कि उसी दाम में प्राण प्रतिष्ठा करने पर भव्य मंदिर में भगवान श्री रामलला को विराजित किया जाए। यह बात अभी संदिग्ध दे रही कि उनकी वहाँ से मिली या नहीं मिली, इस पर लोग संदेह करते थे। लेकिन अब जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है कि हम अयोध्या जाएंगे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे, तो बहुत प्रसन्नता की बात है। यकीनन अयोध्या में राम मंदिर को लेकर राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। 500 बरस के बाद ये पहला मौका होगा जब रामलला अपने मूल स्थान पर पहुंचेंगे और इस ऐतिहासिक लम्हे की गवाह दुनिया बनेगी। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 22 जनवरी की तारीख प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों चुनी गई है और स्थिति में ऐसा क्या खास है जो इसे बेहद शुभ माना जा रहा है। असल में ज्योतिष के मुताबिक 22 जनवरी को मृगशीर्ष नक्षत्र का योग बन रहा है, जो खुद में बेहद खास है। बिल्कुल गुंजन, देखिए 22 जनवरी की तारीख पर बन रहे योग विष्णु पुराण के मुताबिक भी बहुत शुभ माने जा रहे हैं। कहते हैं कि इन योगों में शुरू हुए काम कालजयी साबित होते हैं। जिस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, उस मुहूर्त में सर्वदोष रहित बताया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसे मुहूर्त को चुना गया है जो सभी बाधाओं से रहित है। बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि देखिए मुहूर्त सर्वोत्त उत्कृष्ट राष्ट्र कल्याण के लिए भी बहुत शुभ है। मतलब ये कि तिथि केवल मंदिर के लिए ही नहीं है बल्कि देश के लिए भी कल्याणकारी साबित होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है भले 22 जनवरी को किया जाएगा, लेकिन 15 जनवरी से 24 जनवरी तक अयोध्या में महाअनुष्ठान लगातार चलता रहेगा, जिससे एक पवित्रता जो है लगातार चलती रहे। गुंजन, बिल्कुल, चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंच चुका है और कब तक रामलला का ये मंदिर अपने पूर्ण और भव्य रूप में सामने आ जाएगा। जाहिर है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। रामलला के मंदिर के छत का काम करीब 90% पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही इस वक्त भूतल के खंभों पर देवी देवताओं की आकृतियां भी उकेरने का काम जारी है। बिल्कुल, देखिए वहीं मंदिर के फर्श का काम भी अंतिम रूप में है। राम मंदिर का काम जो है 3 चरणों में पूरा किया जा रहा है। दिसंबर 2023 को मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाएगा। पहले चरण में ग्राउंड फ्लोर का काम हो रहा है, जहां भगवान विराजेंगे। राम मंदिर का दूसरा चरण 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। और देखिए दिसंबर 2025 तक परिसर और दूसरे भवन का काम भी पूर्ण हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ये। बिल्कुल, तो ये पूरा हमने आपको बताया कि हमेशा से एक बात कही जाती थी, रामलला आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तारीख भी बता दी गई है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं आखिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम कहां तक पहुंचा है। अलग अलग स्तर पर मंदिर निर्माण का काम जारी है। कहीं पत्थरों पर नक्काशी का काम जारी है तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पिलर खड़े किए जा रहे हैं। लक्ष्य यही है कि तय वक्त पर राम मंदिर का काम पूरा कर लिया जाए, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में रामलला अपने नए भवन में विराजेंगे। पिछले कई दशकों से राम मंदिर का इंतजार राम भक्त करते आ रहे हैं और अब वो घड़ी करीब आने वाली है जब वो अपने आराध्य की उनके मंदिर में पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के धैर्य की जीत बताया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पीढ़ी को भाग्यशाली बताया जिन्हें राम मंदिर के निर्माण और उसके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये नया वीडियो जारी किया है, आप देख सकते हैं। अपने आखिरी चरण में मंदिर निर्माण का काम जारी है और अब तो तारीख भी तय हो चुकी है। तो संभवतः उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसा दिखेगा रामलला का दरबार और क्यों इस मंदिर को राष्ट्र मंदिर कहा जा रहा है। दरअसल राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। इस शैली में बने मंदिरों को विस्तार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। मंदिरों के खंभे पर देवी देवताओं की मूर्तियां दिखेंगी। मंदिर के द्वार महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लाई लकड़ियों से बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पूरा कराने के लिए देश भर से साधु संत बाकायदा जुटेंगे। सोचिए कितना भव्य आयोजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के करोड़ों भक्तों के अयोध्या जो आराध्य हैं वो उनके दर्शन करेंगे और प्रशासन इसके लिए मुस्तैद रहेगा। बिल्कुल, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त इस तरह तय किया गया है कि जब ये पूजा हो तो रामलला की ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ रही हो। पहली मंजिल करीब तैयार है, जिसमें गर्भगृह समेत 5 मंडप नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए अब बात चारधाम यात्रा की कर ली जाए। पिछले कई महीनों से चल रही चारधाम यात्रा यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के समापन की तारीख नजदीक आ रही है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम या फिर यमुनोत्री धाम, हर जगह अक्टूबर के महीने में भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। उसी का नतीजा यह है कि इस साल चारधाम यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं और इस साल अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है दर्शन कर चुके हैं। चारों धामों में सबसे ज्यादा भक्त जो है बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। अभी तक 18 साल से ज्यादा जो यात्री हैं वो बाबा केदार के दर पर अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। वहीं इसके बाद अगर देखें तो बद्रीनाथ धाम में 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। हालांकि यह आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है गुंजन। बिल्कुल, क्योंकि चारधाम यात्रा को बंद होने में अभी आधा से ज्यादा महीना बाकी है। धर्माचार्यों और तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में पंचांग गणना के बाद कपाट को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
तो देखिए, सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को बंद होने वाले हैं, जिसके साथ गंगोत्री धाम की यात्रा समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए इसके बाद अगले ही दिन यानी 15 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज वाले दिन सुबह 11:57 पर यानी 12 बजे लगभग बंद हो जाए। यमुनोत्री धाम के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट भी 15 नवंबर को बंद होंगे। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और बिल्कुल देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। 18 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ दोपहर 3:33 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, तो कपाट जब खुलते हैं तो इंतजार रहता है और जब बंद होते हैं तो श्रद्धालुओं को लगता है कि अभी 6 महीने के लिए जब बाबा अपने स्थान पर ही रहेंगे, दर्शन नहीं देंगे, तो ऐसे में उनके आखिरी दर्शन कर लिए जाएं, यही भक्तों की कामना रहती है। लेकिन गुंजन, इसमें ये भी नोटिस करने वाली बात है कि जब से विकास हुआ है तब से श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी उसी तरीके से बनाई जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू दशहरा मेला देश ही नहीं दुनिया भर में फेमस है। वहां ये आयोजन कई दिनों तक चलता है, जहां कला और संस्कृति के रंग बिखरे हुए नजर आते हैं। कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन 14 देशों के कलाकारों ने परफॉर्म किया। इन अलग अलग देशों के कलाकारों ने एक सांस्कृतिक परेड निकाली और अपनी कला और संस्कृति की झलक दिखाई। ये ऐसा इवेंट है जहां देश भर से आए सैलानियों को एक मंच पर अलग अलग संस्कृतियों को जानने का मौका मिलता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सैलानी इस परेड को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुल्लू दशहरे से जुड़ी हुई, किस तरीके से मेले का रंग वहां पर जमा हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे लोग नाचते हुए, झूमते हुए और सबसे ज्यादा अपनी संस्कृति की झलक को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हर आयु वर्ग के लोग हैं इन तस्वीरों में और इस तरीके से कुल्लू दशहरे का जो रंग है वहां पर खूब जमा हुआ है। तरह तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। महिलाएं पुरुष गीत संगीत के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक झलक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको दिखाते हैं सेना की बनाई वो खास टनल जहां स्पेशल फोर्स के जवानों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एक खास वर्टिकल विंड टनल है जो जवानों को हवा में संतुलन बनाए रखने का हुनर सिखा देती है। और इस टनल में हवा का बहाव इतना तेज होता है कि जवान हवा में उड़कर फ्री फॉल के लिए संतुलन बनाना सीखते हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि हवाई अभियानों के लिए पहली बार वर्टिकल विंड टनल की शुरुआत की गई और इसे इस तरह समझिए जैसे कि विशेष अभियान के दौरान अगर जवानों को उड़ान भर रहे एयरक्राफ्ट से कूदना पड़ जाए या कहीं बहुत ऊंचाई से कूदना पड़े तो उस दौरान हवा में शरीर का संतुलन साधने में किस प्रकार से हमको भूमिका निभानी है, इसकी ये ट्रेनिंग है। वर्टिकल विंड टनल की ऊंचाई जो है 10 मीटर की है और इसका व्यास 4.6 मीटर है। इस टनल में 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूची हवा चलती है और जवान जो इसके भीतर ही उड़ान की जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी तमाम सकुशलता की गारंटी ये टनल देती है। साल का आखिरी चंद्रग्रहण 28 अक्टूबर को अश्विन माह के पूर्णिमा तिथि लग रहा है और इस शरद पूर्णिमा भी इस दिन पड़ रही है और इस चंद्रग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा, जिस कारण से इसका जो सूतक काल है वो मान्य होगा। वैदिक पंचांग की अगर हम माने तो ये जो है चंद्रग्रहण भारत में 28 अक्टूबर की रात 1:06 से शुरू हो जाएगा, जो रात के 2:22 तक चलने जा रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा और खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का खास महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और घर घर जाकर ये देखती हैं। तो शरद पूर्णिमा पर कैसे चंद्रग्रहण डालेगा प्रभाव बता रहे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे। देखिए, चंद्र ग्रहण का जो आरंभ है वैसे तो अगर हम उपछाया से स्पर्श देखें तो वो 28 तारीख की रात में लगभग 11 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर वास्तविक ग्रहण देखें तो लगभग घंटे भर बाद शुरू होगा। तो इसके हिसाब से सूतक का जो समय है वो 28 तारीख को दोपहर के 2 बजे से सूतक आरंभ हो जाएगा, लगभग 2 बजे के आसपास से।
और ये सूतक ग्रहण के समाप्त होने तक यानी 29 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:25 तक ये सूतक चलता रहेगा। अब चूंकि ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य है, भारतवर्ष में दिखाई देगा, इसलिए सूतक के सारे नियमों का पालन इस ग्रहण में करना होगा। देखिए, शरद पूर्णिमा जिस रात को है उसी रात को चंद्र ग्रहण है, तो जो ग्रहण का समय है उस समय में तो आप खीर नहीं रखेंगे। और बुद्धिमानी ये कहती है कि 11 बजे के आसपास ग्रहण शुरू होने वाला है, उसके पहले आप खीर बना लें। खीर में तुलसी के 2-4 पत्ते डाल करके खीर को सुरक्षित रख लें। जब ग्रहण 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को या 28 अक्टूबर की लेट नाइट को 3:25 पर समाप्त हो जाए, उसके बाद आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। लेकिन जो ग्रहण काल है उस समय में अमृत वर्षा के लिए खीर नहीं रखी जाएगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो उन्हें अपना शहर जहरीले धुएं में घिरा हुआ नजर आया। ऐसा ही हाल दिल्ली के पास वाले शहर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम का है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि पॉल्यूशन का आखिर सॉल्यूशन क्या है? आखिर इंसानों की सांसों पर लगा ये पहरा कब खत्म होगा? क्योंकि ये वायु प्रदूषण लोगों को बीमार कर रहा है, उनकी सेहत खराब कर रहा है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही है, जैसे सड़कों पर पानी का छिड़काव ताकि धूल को उड़ने से रोका जा सके। इसके अलावा लोगों को जागरूक करना, खुले में कूड़ा ना डालें, ये लोगों को समझाना। दिल्ली और उसके आसपास वाले इलाकों में पराली जलाने से रोकने के लिए भी सख्ती से नजर रखी जा रही है। नॉर्मली वेदर जैसे चेंज हुआ है, हमें लगा कि वेदर एक पॉजिटिव वे में चेंज हुआ है, विंटर्स आ रही हैं, बट सर्टनली लेवल पॉल्यूशन का इंक्रीज हुआ है। नॉर्मली हम जब साइकिलिंग करते हैं तो जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो ब्रीदिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो हैवी ब्रीदिंग हो रही है। तो नॉर्मली आप देखिए कंस्ट्रक्शन भी दिल्ली में इतनी ज़्यादा हो रही है और उसके अलावा पोल्यूशन ऐड हुआ जा रहा है, तो पोल्यूशन लेवल कोई अच्छा नहीं है। जैसे जैसे विंटर्स ऐड हो रही है उतना ही पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। गाड़ियाँ इतनी एडेड हैं, देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन इतनी एक्सट्रीम चल रही है, और उसके बाद स्टबल बर्निंग जो पंजाब और साइड से हो रही है वो पोल्यूशन बढ़ा ही रही है दिल्ली में। और उसके अलावा नॉर्मल वॉक करना भी एक तरह से ईजी नहीं है। आप पोल्यूशन लेवल नॉर्मली चेक करिए, AQI 300 पार हो चुका है। नॉर्मल 100, 120 एक अच्छा लेवल होता है नॉर्मल दिल्ली के हिसाब से, बट ये तो 300 प्लस है। इट्स अ वेरी सीवियर थिंग। एंड नॉर्मल साइकिलिंग करने में हमें ब्रीदिंग करने इशू होते हैं, बट सर्टनली वी हैव टू डू वर्कआउट तो हम करते ही हैं। सर हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। हम सुबह सुबह उठ के अपना कुछ एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग, रनिंग। जब से ये पोल्यूशन अभी तो और बढ़ेगा, हमारा तो एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें फिर इंडोर एक्टिविटी पे जाना पड़ता है, आउटडोर छोड़ के। तो बहुत ये आने वाले टाइम में मतलब दिल्ली में आप मान के चलो कि आप रह रहे हो तो इतना पोल्यूशन है कि आप सर्दियों में तो आप कभी भी अपनी एक्टिविटी हमारी पूरी हो नहीं पाती। इसी वजह से पोल्यूशन की वजह से हमारे को बहुत एक्टिविटी रिस्ट्रेन करनी पड़ती है। मॉर्निंग वॉक करने आते हैं लोग बाग, तो इतना पोल्यूशन है कि गले में खराश, रोड पे चलते हुए आंखों में जलन रहती है। ये हर साल का ही है। इन दिनों जो होता है, जो गाड़ियों का पोल्यूशन है और आपका ये जो है ऊपर नहीं जाता, हवा से, हवा के दबाव में रहता है, जो कि ऊपर जो होता है मॉइस्चर जो होता है उसकी वजह से नीचे रहता है, उसके नीचे दबा रहता है और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसका मेन रीजन यही समझते हैं हम। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये तो हद से ज़्यादा सर्दियों में ही ज़्यादा होता है, तो इसका कुछ निवारण दिल्ली गवर्नमेंट की करे। सर्दियों ने दस्तक दी तो एक बार फिर राजधानी की सांसों पर संकट मंडराने लगा। हवा में घुलते जहर ने सेहतमंद सांसों पर पहरा लगाया। स्मॉग की चादर में लिपटी सुबह ने मॉर्निंग वॉक पर ब्रेक लगा दिया। सांसों पर लगे इस आपातकाल से निपटने की कवायद में जुटी राजधानी। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का धुआं हो या फिर पड़ोसी राज्यों से उठती पराली की आग,
प्रदूषण के जहर ने दिल्ली में गैस चैम्बर जैसे हालात पैदा कर दिए। फिक्र इस बात की है कि अभी तो सर्दियों की शुरुआत ही हुई है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले वक्त में दिल्ली एनसीआर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में सांसों पर लगे इस आपातकाल के खिलाफ पॉल्यूशन वॉर की शुरुआत हो गई है। हालत की नजाकत को भांपते हुए दिल्ली में एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के फेज 2 को लागू कर दिया गया है। एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जगह जगह पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया था। इन तैयारियों का अब कुछ हद तक असर भी दिखना शुरू हो गया है। विंटर एक्शन प्लान के तहत एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है। जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है। दिल्ली के अंदर ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जा रहा है। ई व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोशन किया जा रहा है। इन सब का इम्पैक्ट क्या है कि अगर आज इस सारी चीजें नहीं होती तो फिर आज 300 नहीं 450 AQI होता। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इस साल सितंबर के महीने में ही विंटर एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया था। विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार प्रदूषण को काबू में रखने का हर मुमकिन प्रयास कर रही है। एक स्वस्थ वातावरण में हवा की क्वालिटी बताने वाला AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में हर साल सर्दियों की आमद के साथ ही प्रदूषण का स्तर बद से बदतर होता जाता है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच जाता है। दिल्ली को ऐसे हालात का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने की ओर भी इशारा कर रही है। अगर आगामी दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, मौसम प्रतिकूल होता है, तो हम नजर रखे हुए हैं और जो भी जरूरी कदम होंगे, जो भी सख्त कार्रवाई करनी होगी, इन सोर्सेज को रिड्यूस करने के लिए उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। सरकार दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ पाबंदियां लगाने के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से सहयोग की भी उम्मीद कर रहे हैं। अगर पड़ोसी राज्यों से उठने वाले पराली के धुएं पर रोक लगा दी जाए तो राजधानी को सर्दियों में भी सेहतमंद सांसों की सौगात मिल सकती है। तैयारियां पूरी हैं, प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन आम जनता की साझेदारी के बिना प्रदूषण के संकट को टालना नामुमकिन है। प्रदूषण के खिलाफ इस जंग को प्रशासन और जनता के आपसी सहयोग से ही जीता जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई और दिल्ली एनसीआर में बढ़े हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें तो जरूरी कदम उठा ही रही हैं, लेकिन इस माहौल में आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे, फिलहाल ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए हेल्थ एक्सपर्ट से ये जानने के लिए कोशिश करते हैं कि इस गंभीर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाएं। हमारे इस एयर पोल्यूशन से बचाव के लिए इसको ये समझना जरूरी है कि इसके अंदर कितने ही ज्यादा हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इवन ओजोन, फाइन पार्टिकल्स जिसमें PM 2.5, नैनो पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स, जिनके हर बॉडी के ऑर्गन पे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। यदि हम बात करें लंग्स की, लंग्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन के चलते ब्रीदिंग इश्यूज बढ़ते हैं। स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को या जिनको काफी सिवियर कोविड हुआ है, उनको ब्रीदिंग इश्यूज ज्यादा दिखाई देते हैं। जितने भी फाइन पार्टिकल्स या पोल्यूटेंट्स हैं PM 2.5 से नीचे, वो हमारे नोज से होते हुए लंग्स तक पहुंचते हैं और उसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग एडवर्सली अफेक्ट होती है। इसके लिए ध्यान देना जरूरी है कि हम हमेशा एक मास्क पहन के रहें, स्पेशली ड्यूरिंग दिस वेदर। बट क्या सर्जिकल मास्क और क्लॉथ मास्क इनफ है? नो। One must know to wear N95 मास्क, जो आपके 2.5 PM पार्टिकुलेट मैटर या पोल्यूटेंट से बचाव देता है। घर में इंडोर एयर पोल्यूशन से बचने के लिए डेफिनेटली एंटी पोल्यूटेंट प्लांट्स और एयर प्यूरिफायर का यूज करें। अपनी फ्लू वैक्सीन टाइम पे लें, और यदि आपको एस्थमा या COPD की प्रॉब्लम है, देन मेक श्योर यू टेक योर एंटी एलर्जेंस एंड ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ चेस्ट स्पेशलिस्ट ऑन टाइम। यदि आपको कोई हार्ट डिजीज है या आप कोई कार्डियक इश्यूज से सफर कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट डू स्ट्रेनस एक्सरसाइज, और मॉर्निंग वॉक अगर लें तो उस टाइम ले जब पोल्यूशन का लेवल कम हो। नहीं तो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ लेजर वॉक और अ स्ट्रॉल इनसाइड द होम और इनसाइड योर बैल्कनी। अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए उसको हाइड्रेट और मॉइस्चराइज जरूर रखें, वरना रेडनेस, इचीनेस, फ्लेकीनेस बढ़ सकती है। अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलरली उसको वॉश करते रहें, वाटर को यूज करें और अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं।
unnecessary and now without recommendation don't use any eye drops. So हमारा यही रहेगा, आपसे यही सुझाव रहेगा to please take all the precautions, enjoy the festivities but also stay healthy. बात पॉल्यूशन के खात्मे की हो रही है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा के बिना यह संकल्प पूरा नहीं हो सकता। इसलिए भारत सरकार और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर लगातार जोर दे रही है। 2030 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत महाशक्ति बन जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दावा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किया है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स पहले से ही मानते आए हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर सूरज से जितनी रोशनी मिलती है, उससे हिंदुस्तान अपनी ऊर्जा वाली जरूरत को काफी हद तक पूरा कर सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी मान लिया है कि 2030 तक भारत में दुनिया की कुल सौर ऊर्जा का 18% उत्पादन होने लगेगा, जो आज 6% से ज्यादा है। IEA ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 में यह संकेत दिया है कि सौर, पवन, इलेक्ट्रिक कारों और सोलर पंपों जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और नवीकरणीय ऊर्जा से 2030 तक दुनिया की 50% बिजली की जरूरत पूरी होगी। हालांकि पीएम मोदी ने काफी पहले ही सौर ऊर्जा की संभावनाओं को लेकर अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। IEA की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सड़क पर 2030 तक आज के मुकाबले 10 गुना इलेक्ट्रिक कारें होंगी। भारत में 2030 तक लगभग 2070 गीगावाट सौर क्षमता समेत गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र ने अगस्त में कहा था कि सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता अब 70,000 मेगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कई देशों के द्वारा अपनाई गई नीतियों का भी जिक्र किया है, जिससे पता चलता है कि कई देश नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर कितने गंभीर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात खेलों की हो जाए। गोवा में आज से 37वें नेशनल गेम्स की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका उद्घाटन करेंगे। गोवा में पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे ये गेम्स 9 नवंबर तक चलने वाले हैं। इन गेम्स में करीब 10,000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 43 गेम्स खेले जाएंगे। गेम्स के लिए 28 अलग अलग वेन्यू तय किए गए हैं। सभी जगहों पर खिलाड़ियों की सुरक्षा और सहूलियत का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। बहुत अच्छा एक उत्साह है, बहुत बड़ी भीड़ नेशनल गेम्स देखने के लिए फातोड़ा में रहेगी। 10 जगह पे हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मोर देन 2.5 लाख लोग लाइव स्ट्रीमिंग का कार्यक्रम देखेंगे। बहुत ही अच्छा माहौल गोवा में, स्पोर्टी माहौल बना हुआ है।